तो महिला है, बच्चे हैं, उसमें 40 से ऊपर के भी है, कोई मैंने 12-13-14 साल के बच्चे भी हैं। तो इस हिसाब से आज करीबन 19 साल हो गया है मैं ये काम कर रही हूँ। चाइल्ड लेबर, जिसको पैसा मत दो, खाना दो, बस हो गया, इस हिसाब से बहुत सारे बच्चे यहाँ से ट्रैफिक हो जाते थे। फेसबुक से फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजना, फिर फ्रेंडशिप होना, फिर मैसेंजर से उनका बात करना, प्यार मोहब्बत हो जाती है, सपना दिखाते हैं, उस बड़े बड़े सपने लेके फिर लड़कियाँ भाग जाती है, वहाँ जाके फिर वो लोग मैंने ट्रैफिक हो जाते हैं। एक ही बंदा ने शायद 200-300 लड़कियों को बेच दिया था, तो वही उसका अरेस्ट हुआ, उसके बाद थोड़ा सा कम हुआ था। पेट ऐसी चीज है ना, भूख की वजह से लोगों को क्या क्या क्राइम करा देते हैं। तो ऐसे ही होता है इसमें भी, लड़कियां भूखी जब होती जाती है, उसके अंदर उसको देखने वाला, प्यार करने वाला कोई नहीं है। नमस्कार, मैं नीतू सिंह सेट्स ऑफ रूरल इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी मैं पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आई हूँ और सिलीगुड़ी एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं बहुत साल से आना चाहती थी पर कभी मौका नहीं लग पाया, पर इस बार अभी मैं आई हूँ। और एक बहुत ही विशेष शख्सियत है यहाँ की, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है अपने इलाके की, खासकर लड़कियों और महिलाओं के लिए। हम उनसे मिलने आए हैं, काफ़ी वक्त से मिलना चाहते थे पर मिलना संभव नहीं हो पाया, पर अभी सिलीगुड़ी में आए और उनसे हम नहीं मिलते तो शायद ये हमारी यात्रा अधूरी रहती। तो हमारे साथ जिनसे हम आपको मिलवाने वाले हैं, देश के अलग अलग हिस्से में बहुत सारे लोग उनके काम को सोशल मीडिया के माध्यम से जानते हैं। वो बहुत ही हम कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण इशू पे काम कर रही हैं। तो चलिए हम उनसे आपको मिलवाते हैं। तो रंगू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सेट्स ऑफ रूरल इंडिया में। और हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को खुद से बताएं थोड़ा अपने बारे में। एक्चुअली मैं 2003 से एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर काम करती हूँ, जहाँ पे जो लड़की हो या महिलाएं हो या बच्चे हो या कोई भी हो, तो किसी को यहाँ से मैंने वेस्ट बंगाल से या दार्जिलिंग से स्पेशली कोई भी ट्रैफिक होके किसी भी स्टेट में लेके जाते हैं, तो वहाँ से जब हमारे पास केस आता है या इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम हर एक स्टेट में जाके लड़कियों को रेस्क्यू करते हैं। ये 2003 में रजिस्टर्ड है। तो अभी तक हम लोग ने करीबन 8,000 प्लस किया है। जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उसमें 40 से ऊपर के भी है, कोई मैंने 12-13-14 साल के बच्चे भी हैं। तो इस हिसाब से आज करीबन 19 साल हो गया है मैं ये काम कर रही हूँ। तो पश्चिम बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, और ख़ासकर जो बहुत छोटी बच्चियाँ हैं जिन्हें बड़े सपने दिखा के दिल्ली जैसे शहरों में ले जाया जाता है। तो आप अगर अपने अनुभव से कुछ बता पाएँ कि ऐसी क्या मुख्य वजह है कि यहाँ की जो बच्चियाँ हैं, एक तो आपने बताया कि वो चाय बागानों में उनके परिवार काम करते हैं, तो यहाँ का क्या ऐसा माहौल है कि बच्चियाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो जाती हैं? एक्चुअली जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है, ये एक आधा हिस्सा पहाड़ पड़ता है और आधा हिस्सा प्लेन्स में पड़ता है। तो यहाँ की भौगोलिक हिसाब से भी देखा जाए तो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर वगैरह है, जैसे नेपाल हुआ, भूटान हुआ, बांग्लादेश हुआ, तो इंटरनेशनल बॉर्डर से भी जुड़े हुए हैं ये हब है एक। तो सिलीगुड़ी अभी ऐसा हो गया, यहाँ पे किसी भी काम के लिए मैंने इजी भी माना जाता है, और किसी काम के लिए मैंने एक हब होने के वजह से, जैसे लोगों को जैसे नॉर्थ ईस्ट से हुआ, असम से हुआ, या बांग्लादेश से हुआ, या तो नेपाल से हुआ, जो भी लड़कियों को ट्रैफिक किया जाता है, उन लड़कियों को यहाँ पे मैंने एक 1 नाइट या तो कितने घंटे के लिए शेल्टर देना। शेल्टर मीन्स कुछ टाइमिंग के लिए, जैसे ट्रेन में जाना है तो रुकना पड़ेगा कुछ घंटे के लिए, इस हिसाब से कुछ को यहाँ पे रखते हैं। तो फिर यहाँ से फिर अलग अलग हमारे देश की अलग अलग बड़े बड़े सिटी में इनको लेके चले जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग ने भी ये जगह पे चूज किया था, क्योंकि हम लोग पहाड़ में करेंगे तो हम लोग वापस आते, क्योंकि जंक्शन जितना भी है सिलीगुड़ी में, एयरपोर्ट बोलो आप, माने ट्रेन का बोलो, बस का बोलो, तो बेसिकली यहाँ से यही रूट होके लेके जाते हैं। और ये ऐसा एरिया जहाँ पे दार्जिलिंग के ज़्यादा से ज़्यादा टी गार्डन बेस्ट है, जो ये वर्ल्ड में फेमस है। टी के वजह से दार्जिलिंग की नाम पहचानी जाती है। तो टी गार्डन में काम करने जो मजदूर रहते हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनका भी मैंने अगर रोज़गार देखा जाए तो इतना सफिशेंट नहीं होता है। आप लोग तो सभी को पता है, उनका डेली वेजेस होता है इतना कम होता है, जिससे
अपने बच्चे को पढ़ाना, घर मेंटेन करना, माने बहुत चीज़ें होते हैं सोसाइटी में बैठने के बाद ना, ये सारा मेंटेन नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज़ है लैक ऑफ अवेयरनेस भी है कि लोगों को एक सपना होता है कि हम लोग बड़े शहर में जाएंगे तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ज़्यादा रोज़गार कर पाएंगे, तो हमारा लाइफ भी थोड़ा इजी बन जाएगा। ये सोच के सपने सोचो के वो लोग बड़े शहर में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे गुमनाम की ज़िंदगी जीना पड़ रहा है। और दूसरी चीज़ है यहाँ पे सफिशेंट जॉब का वो नहीं है, माने मिलना मुश्किल है ना। जितना गवर्नमेंट जॉब कर रहा है बाकी इसके लिए कोई बड़े बड़े कंपनी या तो बड़े बड़े उद्योग जैसे फैक्ट्री वगैरह, ये सब सारी चीज़ें बहुत ही कम है। बड़ा फैक्ट्री बोलोगे तो आप टीका ही मिलेगा, उसके सिवा यहाँ पे कुछ नहीं है। तो जिसके वजह से लोग को यहाँ से माइग्रेट करके कहीं जाना ही पड़ता है। तो ऐसे तो माइग्रेट सिर्फ काम के लिए नहीं जाते हैं, यहाँ से बहुत सारा जाते हैं जो एजुकेशन के लिए, बेंगलोर हुआ, दिल्ली हुआ, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के लिए भी यहाँ से बाहर चले जाते हैं। जैसे फिजिकली ट्रीटमेंट के लिए हुआ है ना, इसके लिए भी माइग्रेट होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जॉब के लिए माइग्रेट होके चले जाते हैं, जैसे डोमेस्टिक के लिए हो, या किसी ने बहला फुसला के आपको पार्लर में काम करवा देंगे, या तो मैंने ऐसी जगह पे कंपनी में होगा। ये सब सारे चीज़ें सभी जाते हैं, सभी ट्रैफिक नहीं होते हैं, उसमें से कुछ आधा हिस्सा होता है जो ट्रैफिक हो जाते हैं। तो कोई है जो अच्छी तरह से काम भी कर रहा है। तो बेसिकली अगर हम लोग को यहाँ पे देखा जाए तो मैंने वही है, बेरोज़गार होना। एजुकेशन तो लिया, उसके बाद कोई जॉब नहीं है, तो बेरोज़गार की वजह से भी यहाँ से लोग ज़्यादा से ज़्यादा माइग्रेट होते हैं। तो जो ये लड़कियां माइग्रेट होती हैं, इनका एज ग्रुप क्या है, और जो इनको लोग ट्रैफिकिंग करके ले जाते हैं, उनका प्रोसेस क्या रहता है, वो किस तरीके से इनको अपने चंगुल में फंसाते हैं? एक्चुअली माइग्रेट होने वाला और ट्रैफिकिंग में थोड़ा सा अंतर है। जैसे ट्रैफिकिंग में आज से 4-5 साल पहले तो बहुत चाइल्ड ट्रैफिकिंग होता था। जैसे अन्य स्टेट के अन्य राज्यों में जो बीड़ी फैक्ट्री हुआ, बड़े बड़े फैक्ट्री में हुआ, या तो चीफ चाइल्ड लेबर, जिसको पैसा मत दो, खाना दो, बस हो गया, इस हिसाब से बहुत सारे बच्चे यहाँ से ट्रैफिक हो जाते थे। जैसे स्पेशली जलपाईगुड़ी हुआ है ना, इस एरिया से इस टाइप से ट्रैफिक हो जाते थे। लेकिन जैसे माइग्रेट कर रहा है जॉब के लिए बोल के लेके जाते हैं, उनका एज अराउंड अब 19 साल से उधर का ही होता है, 20 साल 30 साल, इस 35 इयर्स का भी होता है। और जो ट्रैफिकिंग होता है इसमें 12-13 साल से मैंने शुरू हो जाता है। लेकिन अभी का रेट में देखा जाए तो और इसमें लड़के लड़कियां दोनों होते हैं? हाँ, मैंने चाइल्ड में दोनों ही होता है, और एडल्ट में थोड़ा आएंगे तो यंग लड़कियां ही होती है। तो इस अभी थोड़ा ये है कि गवर्नमेंट ने भी इसके लिए बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव उठाया है। अभी गवर्नमेंट का जितना भी स्टेक होल्डर्स है ना, इन लोग ने अच्छे काम कर रहे हैं, जिसके वजह से जैसे अभी तो चाइल्ड के लिए बहुत सारा कमिटीज वगैरह बना दिया, चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी वगैरह बना दिया, CWC है, DCPO वगैरह है, जिसकी वजह से अभी चाइल्ड लेबर जितना पहले मिलता था 2006, 7, 8, 9, 10 तक हम लोग बहुत चाइल्ड को रेस्क्यू करते थे। लेकिन अभी ये कंडीशन नहीं है। जैसे पहले ढाबा में सारा बच्चे, वो बर्तन मांजने वाला हो या टेबल साफ करने वाला हो, कोई भी सर्विस करने के लिए आप कहीं पे भी देख सकते थे उस टाइम पे ना। लेकिन अभी ये कम हुआ है। तो अभी जो एडल्ट लड़कियां ही है, इनको ही ट्रैफिक किया जा रहा है। और हाँ, ट्रैफिकिंग का मैंने ऐसा होता है, इसका जो प्रोसेस है ना, लेने का लेके जाने का, इसका भी थोड़ा इन लोग भी चेंज करते रहते हैं। जैसे पहले क्या था कि किसी अननोन पर्सन के साथ मैंने रैंडमली मिस कॉल करो, उसके बाद बातें करो, फ्रेंडशिप बढ़ाओ, उसके बाद प्यार करो, उसके बाद शादी का सपना दिखाओ, ऐसा करके बहुत सारा लड़कियों को लेके जाते थे। अभी ये फ़ोन के वजह से, जैसे 2010 से 12-13 तक ऐसा बहुत केसेस था। लेकिन अभी जो मोबाइल वगैरह है, ये सब ट्रैकिंग में चला जाता है, जिसके वजह से उन लोग ने ये इसको चेंज कर दिया अभी ना, थोड़ा चेंज करके बाकी दूसरे हिसाब से। जैसे अभी का रेट में देखा जाए तो फेसबुक से फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजना, फिर फ्रेंडशिप होना, फिर मैसेंजर से उनका बात करना। मोबाइल यूज़ नहीं करते हैं वो लोग, मैसेंजर से बात करते हैं या इंस्टाग्राम से बात करते हैं। ऐसे में फिर उन लोग के साथ एक प्यार मोहब्बत हो जाती है, सपना दिखाते हैं, उस बड़े बड़े सपने लेके फिर लड़के भाग जाती है। वहाँ जाके फिर वो लोग मैंने ट्रैफिक हो जाते हैं या कहीं ले जाके उन लोग को रख देते हैं। तो अभी थोड़ा चेंज, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, उसी हिसाब से इन लोग का काम करने का तरीका भी बढ़ रहा है, मतलब चेंज हो रहा है।
और जो ये दलाल जो मिडमैन होते हैं बीच के, जो ये लेके जाते हैं, ये क्या कभी ये लोकल के ही इलाके के ही रहते हैं या कभी पकड़ में आते भी हैं या नहीं आते हैं? एकदम बिल्कुल जो एजेंट होते हैं, जो पहले जैसे जॉब के लिए लेके जाने वाला या जो ट्रैफिकर था, तो लोकल मीन्स जैसे इसी बंगाल के एरिया से होते थे ना। तो अभी तक बहुत सारा ट्रैफिकर अरेस्ट भी हुआ है। जैसे ब्रोथल से जब हम लोग निकालते हैं तो कई बार हम लोग या पुलिस उनके ऊपर केस कर देते हैं, और जो ट्रैफिकर का नाम आ जाता है और पहचान में आ जाती है तो ट्रैफिकर भी अरेस्ट हो जाता है। तो इसमें 5 लोगों का तो कन्विक्ट भी हुआ है ना, लाइफ टाइम कन्विक्ट हुआ, 10 ईयर्स 14 ईयर्स करके ऐसा कन्विक्ट भी हुआ है। और उसके बाद अभी भी बहुत सारा केसेस है जो ट्रायल में है। तो ये जो मेन एक था, एक बंदा था, वो बहुत मैंने एक ही बंदा ने शायद 200-300 लड़कियों को बेच दिया था, तो वो ही उसका अरेस्ट हुआ। उसके बाद थोड़ा सा कम हुआ था। आपका मैं कहीं पढ़ रही थी कि एक पुरुष कोई था जिसने 60 शादियां की थी हाँ, संभवतः। वही उसी का मैं बात उसी कर की, रही हूँ। हाँ, तो थोड़ा उसके बारे में अगर बता पाए, हाँ, क्या था वो? एक्चुअली एक लड़का है, वो अपना फेक नेम बताते रहते, किसी को कुमार बोला, किसी को राजेश बोला, किसी को क्या बोला, इस टाइप से उसका हजारों नाम था। और मैंने जितना भी लड़कियों के साथ वो बात करता था, तो बात करने के बाद पता नहीं उसके पास ऐसा क्या चीज़ है जो मैंने लड़कियां भी चिपक जाती है ना, उसके ऊपर पूरा विश्वास करते हैं। तो इसने इतना सारा लड़कियों के साथ 60 से अबव भी होगा शायद, उसने शादी किया। शादी करने के बाद एक रात सुहाग रात मनाया, फिर उसने बोला कि हम लोग हनीमून के लिए जाएंगे, ऐसे जगह में जाएंगे। तो कोई लड़की ऐसे तो विश्वास तो कर ही लेगी आपको, तो उसने तो हस्बैंड माना है ना। तो इस हिसाब से फिर पुणे, स्पेशली वो पुणे लेके जाता था। तो यहाँ से फिर पुणे ले जाके उन लड़कियों को बेच के वो चला आता था। मैंने ये देखने में हट्टा कट्टा थोड़ा अच्छा भी था। और इस लड़के का मैंने, आप दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का अगर थाने देखोगे तो हर थाने में इसका कंप्लेन है। एक भी ऐसा थाना नहीं होगा जो इसका कंप्लेन नहीं है। और ये इधर लोकल का ही रहने वाला ये हमारे डिस्ट्रिक्ट का नहीं है, दूसरा जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट से है। लेकिन वो यहीं पे रहते थे। कभी उसका एड्रेस चेंज होते रहता था, कभी सिलीगुड़ी में है तो कभी नक्सलबाड़ी में है तो कभी कहाँ पे, मैंने एड्रेस भी चेंज करते रहता था। तो इसने 60 शादियां की और 60 लड़कियों को बेचा। हाँ। तो फिर ये कैसे पकड़ में आया? मतलब अमूमन ऐसा होता नहीं है कि इस तरह के लोग पकड़ पाए, फिर आपने काफ़ी क्या किया? नहीं, उस टाइम पे क्या हुआ था कि उसने दार्जिलिंग की लड़कियों को बेचा था पुणे पे। तो मैं वहीं पे थी, पुणे में थी, रेस्क्यू करने के लिए गई थी। तो मेरा मिशन सक्सेस भी हुआ था, मेरे साथ पुलिस टीम भी थी। तो उसके बाद फिर यहाँ से एक लड़की मिसिंग हुई। तो उसको मैंने, ये ट्रैफिक लोग इतना चालाक होता है ना, हम लोग कहाँ मूवमेंट कर रहे हैं, कौन से स्टेट में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनको मैंने ईच एंड एवरीथिंग मेरा इन्फॉर्मेशन इनके पास रहता था। तो ऐसे में ये जब मैं पुणे में ही थी तभी दार्जिलिंग का एसपी उस टाइम पे कुणाल अग्रवाल थे। तो कुणाल अग्रवाल सर ने फ़ोन किया था और बोला था, पूछा था मुझे, उनको पता ही था मैं मुंबई में, पुणे में हूँ बोल के। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप पुणे में हो? तो यस, मैं पुणे में हूँ। तो उन्होंने बोला कि अभी जस्ट रिसेंट एक लड़की मिसिंग हुई है, और जो टावर मैंने वो निकला है, आई थिंक वही ने लेके गया होगा। तो आप ख्याल रखो, वो लड़की वहाँ पहुँचने से मैंने अंदर उस ब्रोथल में ले जाने से पहले आप रिकवरी करना। तो मैंने ओके बोला। उस लड़की के लिए हम लोग 2 दिन रुके वहाँ पे, लेकिन वो बंदा यहाँ से मूव किया ही नहीं। जब तक मैं यहाँ से वापस नहीं आती वो यहाँ से मूव करने वाला नहीं था। तो 2 दिन के बाद हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, तो फिर हम लोग वापस आए थे। जैसे मैं यहाँ वापस आई थी उसी टाइम एक इन्फॉर्मेशन आया कि वो बंदा यहीं घूम रहा है। तो फिर मैंने तुरंत पुलिस को कोऑर्डिनेट किया। फिर पुलिस ने रात को 10 बजे उसको अरेस्ट किया। तो फिर हम लोग रात को सभी आए। तो फिर नेक्स्ट उसका उस टाइम पे करसंग का ये केस था, जो उसको करसंग लेके गया रात को ही थाने पे। तो फिर जो लड़कियां थी जिसने जितना हम लोग ने रिकवरी किया था, उन लड़कियों को फिर ले जाके दिखाया। तो टीआई पे अरेस्ट कराया ना। टीआई पे अरेस्ट के बाद पता चला कि इन सब लड़कियों को उसी ने ले जाके बेचा था। तो क्या वो लड़कियां रेस्क्यू हो पाई थी? हाँ, लड़कियां रेस्क्यू हुई, सारी लड़कियां? हाँ, सारी लड़कियां नहीं, कुछ लड़कियां तो अभी भी हुआ नहीं है। लेकिन उसको बहुत हम लोग ने बोला भी कि आप मदद करो, आपने जो काम किया है या गलत किया है, लेकिन अभी तो थोड़ा कन्फेस करो कि मैंने गलत किया है ना।
तो इस हिसाब से उनको बहुत काउंसलिंग करने की कोशिश की। हम लोग ने बोला कि तुम अगर सच बोलोगे तो हो सकता है तुम्हारा सज़ा भी कम होगा, है ना। एज अ विटनेस के थ्रू से बोल दो अभी भी कहाँ है। लेकिन उसने कभी कन्फेस ही नहीं किया, उसने स्वीकारा ही नहीं कि मैंने लेके नहीं गया। इवन उसके साथ जो लड़की मिसिंग थी वो साथ में थी, उसको लेके जाने वाला था वो, तो वो भी उसी टाइम पे रिकवरी हो गई। तो ये ब्रोथर के पास जाके लड़कियों को जाके बेचते हैं या फिर घरों में जाके? नहीं, ये कुछ ट्रैफिकर्स है, ये डायरेक्टली ब्रोथल में बेच देते हैं। ओके। और इनका क्या कॉस्ट रहता है बेचने का? इनका जैसे लड़की का फिगर देख के, एज देख के इसके ऊपर डिपेंड है। जैसे सुंदर लड़की है, माने माइनर लड़की है, तो 1-1.5 लाख से तो शुरू हो जाती है, 5-6 लाख तक मिल जाती है। थोड़ा एज है, थोड़ा वो मार्केट में उतना कमा नहीं पाएगी, तो थोड़ा उसका रेट कम कर देते हैं। तो एक ट्रैफिकर तो ऐसा भी मिला, मैंने उसको सिर्फ पैसा चाहिए, वो जितना भी एज का वो है ना, ले जाके बेच देता था। वो लोग भी पुणे में, इन लोग का ग्रुप था इनका, तो पुणे में ले जाके बेचा था। उस टाइम पे आई थिंक एक लड़की 40 इयर्स की थी, इसको भी ले जाके वहाँ पे बेचा था, तो उसको भी हम लोग ने रेस्क्यू किया। और जिन बच्चियों को आप रेस्क्यू करके लाते हैं, वो बच्चियाँ आपको क्या बताती हैं? उनको वहाँ पे किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? वो तो बच्ची, मैं तो इस चीज़ को बयान करना भी मुझे खूब ख़राब लगता है। और मैं हमेशा इतना सालों से मैं रेस्क्यू कर रही हूँ। जब भी मैं एक ब्रोथल में जाती हूँ और वहाँ को जो माहौल देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे हज़ारों लड़कियाँ होती है ना। हज़ारों लड़कियाँ तो निकलना नहीं चाहती, और उसमें से कुछ लड़कियाँ ऐसे होते हैं जो मानो वो भी एक उम्मीद लगा के बैठा है कि कोई आएगा और हमें यहाँ से निकाल के लेके जाए, जो उसका आंखें बोलती है ना। तो अंदर तो इतना टॉर्चर होता है उनके साथ मार पीट करना, मैंने उसका खाना नहीं देना, उसके साथ गंदे गंदे लैंग्वेज में उसको गाली देना, माँ बाप का गाली देना, ये सारे इतना टॉर्चर होता है ना, जिसके वजह से वो लोग मजबूरन उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे एक लड़की कितना दिन तक भूखी रहेगी, है ना, और वो निकल के वहाँ से भाग भी नहीं सकती, तो आफ्टर ऑल वो क्या करेगी? या तो उसको मैंने सुसाइड करना पड़ेगा, है ना, और उसके सिवा कुछ चारा भी नहीं। तो फाइनली लड़कियाँ सोचती कि अब मेरा लाइफ यहीं चला जाने वाला है, मेरा कर्म ऐसे ही है, मुझे इस चीज़ को अभी अपनाना ही होगा। तो पेट ऐसी चीज़ है ना, भूख की वजह से लोगों को क्या क्या क्राइम करा देते हैं। तो ऐसे ही होता है इसमें भी। लड़कियां भूखी जब होती जाती है, उसके अंदर उसको देखने वाला, प्यार करने वाला कोई नहीं है। वो देखती है कि वो बाहर कैसे निकले, बाहर निकलने का कोई वो नहीं है। कितना बार तो कितना लड़कियां कस्टमर को भी बोलते हैं कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कस्टमर भी चाहते हुए भी वो लोग भी नहीं कर सकते ना। तो बहुत सारा कस्टमर था जिसने गूगल में जाके मेरा नंबर ढूंढ के हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया, फिर हम लोग ने उनको रेस्क्यू किया, ऐसा भी हुआ है। और तो क्या जिनको आप रेस्क्यू करके लाते हैं, क्या इनकी फैमिली इन्हें आसानी से एक्सेप्ट कर पाती है या नहीं? और एक चीज़ ये कि कितनी एज तक ये ब्रोथल में रहते हैं, मतलब कितनी एज तक इनका, क्योंकि एक एज के बाद तो फिर इनके रेट कम होने लगते हैं, तो फिर ये तब क्या करती है? एक्चुअली जो हिल्स की लड़कियां होती है ना, मंगोलियन फेस का, जो मंगोलियन होते हैं, जैसे हिल्स बोलने से सिर्फ दार्जिलिंग की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जितना भी पहाड़ी इलाके की एरिया होती है, भारत की बहुत सारा एरिया है, जैसे नॉर्थ ईस्ट हुआ, मैंने बाकी स्टेट में भी है। तो जितना ये थोड़ा पहाड़ की जो लड़कियां होते हैं वो देखने में बहुत सुंदर होती है ना, और एज भी थोड़ा छोटा ही लगता है उनका ना। तो एटलीस्ट वो लोग 35-40 ईयर्स तक कर पाएंगे। उसके बाद तो फिर उनका भी एज हो जाएगा, तो वो कस्टमर उनको मैंने हैंडल नहीं करता है, या तो कस्टमर उसको चूज नहीं करता है ना। तो उस टाइम पे क्या होता है कि अब क्या करेगी वो लड़कियाँ। तो कोई लड़कियाँ फिर खुद एक ब्रोथल मैनेजर बन जाती है, या तो ऐसे चीज़ में वो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, है ना। तो फिर उसका बाकी लाइफ वो कैसे बिताएगी? फिर वो कहाँ जाएगी? इतना साल से वो अपना गांव नहीं गई है, अपना बोल के कोई है नहीं वहाँ पे। जितना भी आता है, जिसको भी काका बोलो या भैया बोलो या मामा बोलो, है तो उनका शोषण करके चले जाते हैं। वहाँ पे कोई ऐसा रिश्ता नहीं होता, तो वो जाएगी कहाँ पे? तो फिर फाइनली वो यही सोचती है कि अब मेरा जीने का तरीका ढूंढना चाहिए। तो जीने के लिए वो बाद में जाके हो सकता है वही लड़कियाँ भी ट्रैफिकर हो जाती है। और वो जो लड़कियां वापस लाते भी हैं आप रेस्क्यू करके, क्या उनके लिए कोई, उनकी फैमिली एक्सेप्ट करती है उनको? हाँ, उसमें से मैंने कई लड़कियां तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैंने
करते हैं, लेकिन फिर भी जाके फाइनली मैंने देखा कि घर में जाके बहुत सारा प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता है। तो ये चीज़ें देखा है। और कई है जो वो लोग लेना नहीं चाहते, फिर वो क्या लोग करते ये हैं आप? सोचते हैं कि इसको लेके जाएंगे, मेरा छोटी वाली लड़की उसका शादी नहीं हुआ है, हम लोग गांव में कैसे करके बैठेंगे, मैंने बाकी लोग हमारे साथ ये होगा, मैंने खराब दृष्टिकोण से देखते हैं, है ना। तो हम लोग नहीं चाहते एक की वजह से हमारा टोटल फैमिली को कोई ऐसा मैंने खराब दृष्टिकोण से देखे। सो नहीं लेना चाहते हैं, जो हुआ सो हुआ, हम लोग वापस नहीं लेना चाहते, बहुत सारे तो लोग फिर बोलते क्या हैं। करते हैं उनका? तो उसमें से हम लोग पहले तो हमारा होम नहीं था, तो अभी तो हम लोग होम भी चलाना शुरू किया। तो उसमें से हम लोग देखते थे कि लॉन्ग टर्म जिसका शेल्टर होम होते हैं, तो वहाँ पे भेज के उन लोग को लाइवलीहुड ट्रेनिंग दे के फिर उन अपना पैर में उसको खुद खड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो आपके सिलीगुड़ी में कोई भी सरकारी होम नहीं है, ऐसा मुझे सुनने में आया है, इन लड़कियों को रखने के लिए। आपने खुद का अपना होम शुरू किया है, थोड़ा उसके बारे में बता पाए कि वो होम कितना महत्वपूर्ण है इस इलाके के लिए? एक्चुअली जब हम लोग ने इसी सिलगुड़ी का खलपाड़ा रेड लाइट एरिया है, वहाँ से या तो सामने किशनगंज है, बहुत सारा एरिया है जहाँ पे रेस्क्यू होती है। तो ऐसे लड़कियों को वहाँ से भी निकालते थे, तो हम लोग को कुछ भी यार लेके जाना पड़ता था। दैट मीन्स यहाँ से बहुत दूर है, 3-4 घंटे का रास्ता है। तो फिर जाओ फिर वापस आओ, मैंने आते आते कभी सुबह हो जाती है, या तो हम लोग पुणे से या मुंबई से फिर रेस्क्यू करके भी आते हैं, तो ऑलमोस्ट हम लोग सुबह उतर जाते ट्रेन से। तो इन लोग को लेके जाए तो कहाँ जाए ना, ये सारे प्रॉब्लम था। और हम लोग ने पहले से भी सोचा था कि एक हम लोग शेल्टर होम बनाएंगे जहाँ पे मैंने ऐसी लड़कियों को, ऐसे महिलाओं को, ऐसे हमारे जो दीदी है, बहन है, उनको हम लोग शेल्टर दे पाए ताकि वो अपना ज़िंदगी एक इज्जतदार से जी सके। तो इसी मकसद से ये शेल्टर होम बना, लेकिन बहुत साल लगा ये शेल्टर होम बनने के लिए, क्योंकि लैक ऑफ फंड नहीं था। छोटा सा काम किया, फिर 1-2 साल काम नहीं हुआ, फिर ऐसे करते 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 लास्टली फाइनली मैंने सोचा अब ये अगर हम लोग को किसी ने बड़ा फंड देगा तो काम होगा बोल के सोचने से शायद गलत होगा, ये कभी नहीं बन पाएगा। तो फिर इंडिविजुअली लोगों को हम लोग ने अप्रोच किया, जिसको मैं जानती हूँ। तो अभी भी किसी को जाना पहचाना कभी मिलते तो ये दे दो, ये लगा दो, ये खरीद दो, ऐसे करके फिर हम लोग ने ये जो बिल्डिंग बनाया है। लोगों का सच्ची मैं बहुत आभारी हूँ उन जिन्होंने हमें ये होम बनाने के लिए मदद किया है। ईश्वर हमेशा उनको कृपा करे रखे, और उन लोग की वजह से आज ये शेल्टर होम बन गया है। अभी भी बहुत सारा चीज़ों का नीड है यहाँ पे, बहुत सारा। जस्ट ये तो बिल्डिंग बन गया, उसके बाद बहुत सारा चीज़ है जो अभी भी चाहिए। तो इसमें कुछ महिलाएं, जो मारवाड़ी महिलाएं सिलगुड़ी के, जिन्होंने जो बेड वगैरह, ब्लैंकेट, मैंने क्या बोलते हैं उसको, डनलॉप वगैरह, है ना। तो जैसे ये टाइल्स हुआ, महिला ग्रुप ने ही बना लगा दिया। तो इस हिसाब से सपोर्ट हम लोग खुद चाहते भी हैं, क्योंकि देखिए ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन होने के अगर होता भी है तो फिर भी फंड की ज़रूरत पड़ती है किसी न किसी काम का ना। तो ये तो अब होम बनाने हम लोग ने होम शुरू किया है, उसके बाद एक रेस्क्यू मिशन में जाते हैं। तो रेस्क्यू के लिए एक बड़ा सा फंडिंग की ज़रूरत होती है। और ये होम में भी जैसे लड़की को रखा तो भूखा तो नहीं रखा जा सकता। जैसे एक लड़की कहीं से रेस्क्यू भी होके आई थी, उसके पास कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक कपड़े के सिवा। तो उसको सब कुछ हम लोग को मेंटेन करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, है ना। जैसे क्या होता है कि इंश्योरेंस के टाइम पे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को प्रोवाइड करना। तो अभी एक बहुत बड़ा मैंने फंडिंग का चैलेंज हम लोग सोच रहे हैं। चलो होम नहीं चलाया था तब तो चलो इधर से उधर से कैसे करके क्राउड फंडिंग के वजह से हम लोग मेंटेन कर रहे थे, या कहीं बाहर हम लोग रेस्क्यू में जा रहे थे, कोई फ्रेंड बोल रहे हम लोग को थोड़ा हेल्प कर, हम लोग रेस्क्यू में जा रहे थे, इस हिसाब से हो रहा था। लेकिन अभी लोगों को यहाँ रखना शुरू हुआ तो अभी मैंने इतना चैलेंज अभी मैं फील कर रही हूँ कि सच्ची में होम चलाना कितना मुश्किल है, क्योंकि टूथपेस्ट से लेके साबुन से लेके उसका चप्पल से लेके ईच एंड एवरीथिंग हम लोग को प्रोवाइड करना पड़ता है। तो आने वाले दिन में और भी मुश्किलें शायद होगी, और चाहती हूँ कि लोगों को ये फील हो और सपोर्ट भी करे। और दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में ये बहुत नीड था, बहुत ही नीड था। यहाँ किसी का वो नहीं था
मैंने सरकार से भी कोई होम नहीं था, NGO का भी नहीं था। तो कोई जैसे क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग होता है तो इसके लिए भी तो ये जरूरी है ना। तो बहुत ही मस्ट होता, क्योंकि सिलीगुड़ी से ही लेके जाना पड़ता है नॉर्थ ईस्ट, आसाम, सिक्किम, नेपाल, तो इसीलिए ये बहुत मस्ट है। तो अभी इस आपके सेंटर होम में कितनी बच्चियां रह रही हैं, और ये अगर आपसे कोई कनेक्ट करना चाहे, अगर बहुत सारे साथी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, हम ऐसी बहुत सारी कहानियां कवर करते हैं कि बहुत सारे साथी ऐसे आते हैं इंडिविजुअल सपोर्ट के लिए, या उनके पास कुछ ऐसे रास्ते होते हैं जो हेल्प कर पाते हैं, तो क्या प्रोसेस है अगर लोग आपको सपोर्ट करना चाहें इस सेंटर होम को और बेहतर करने में? तो अभी ये कहाँ पे स्थित है, अगर ऐसा कुछ आप बता। तो हम लोग का एक क्राउड फंडिंग का वो किया हुआ है। तो अगर कोई भी हमें डोनेट करना चाहते हो, कैश डोनेट करना चाहते हो, तो क्राउड फंडिंग के थ्रू से बैंक में गूगल पे से भी हो जाएगा। अगर आप लोग क्या मैंने काइंड प्रोवाइड करना चाहते हो, जैसे ब्लैंकेट हुआ, जो भी हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अगर ऐसा करना चाहते हो तो कंचनजंगा उद्धार केंद्र सिलीगुड़ी बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो देवीडांगा में है। आप इसमें भी जा सकते हो, या गूगल में जाने के बाद मेरा नंबर भी मिल जाएगा, या तो मेरा फेसबुक उसमें मिल जाएगा। तो कोई भी मैसेज करे तो मैं रेस्पॉन्स ज़रूर दूंगी, उनसे बात करूंगी, फिर एड्रेस बोल दूंगी, है ना, तो फिर वो लोग सपोर्ट कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपका इस चैनल के थ्रू से बहुत कुछ बहुत तो नहीं बोलूँगी, कुछ मदद मिलेगी बोल के ना। जरूर। रंगू जी, बस मेरा आपसे एक आखिरी सवाल मेरे मन में है कि आपको क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि हमें महिलाओं और लड़कियों के इस ट्रैफिकिंग के लिए काम करना चाहिए? क्यों ऐसा क्या हुआ कि आपको ऐसा क्यों लगा कि हमें इनके लिए काम करना चाहिए? एक्चुअली मैंने पहले आपसे ऐसे बातों बातों में मैंने बताया था कि महिलाएं कहाँ से कहाँ जन्म होती है और वो कहाँ उनका मृत्यु होती है ना, ये चीज़ें बताया था। तो ऐसे में जो कंडीशन होती है महिलाओं की, मैंने एक घर में जन्म लिया, थोड़ा बड़ा हुआ, वहाँ से विदाई ली, दूसरा घर में पहुँच गए, और उस घर को अपना बनाने के लिए बहुत महिलाएं इतना स्ट्रगल, इतना काम करती है। अपना खुद का माने खुशी, वो मुझे ये करने से मुझे अच्छा लगेगा, उस चीज़ को भी उसने क्रॉस करके उसको भी माने उस चीज़ को नहीं अपनाती है ना, फैमिली का पहले तो देखती है। तो ऐसा करके जब भी महिलाएं इतना अपने परिवार को मजबूत बनाने के लिए काम करती है, फिर भी उन महिला के ऊपर इतना सारा अत्याचार माने शोषण होता है। तो इस चीज़ तो मैंने बताया था कि अब मैं एक गांव से हूँ, तो मैंने इस सारी चीज़ें देखा था। तो उस टाइम पे 2003-4 में यहाँ पे 3-4 ऑर्गेनाइजेशन था। वर्ल्ड विजन था, सिन्नी बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, भूरुखा बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन था, और HIV में काम करने वाला बहुत ज़्यादा वो था। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो ट्रैफिकिंग के ऊपर काम करने यहाँ कोई भी नहीं था, है ना। तो यहाँ से ज़्यादा लोग बाहर जा रहे हैं और वो लोग मिसिंग हो रहे हैं, वो लोग वापस नहीं आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने स्टडी करने के बाद लगा कि हम लोग को ये काम ही शुरू करना है, क्योंकि एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, बच्चे के लिए भी कर रहे हैं, मैंने हर एंगल से काम तो मोटा मोटी सोसाइटी में हो ही रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई फोकस करने वाला नहीं था, जिसकी वजह से फिर हम लोग ने सिलीगुड़ी को ही चूज किया। क्योंकि यहाँ से हम लोग को टेक्निकली हो या तो जो भी हो, हमें तुरंत कहीं मूव करना हो या रात के समय कहीं से भी आना हो, तो हम लोग को यहाँ पे वो करके फिर किसी को पहाड़ में भेजना हो या कहीं भेजना हो, तो एक इजी सा मैंने जंक्शन है ये। तो इसीलिए हम लोग ने सिलीगुड़ी को चूज किया। तो पहले हमारा ऑफिस था प्रधान नगर में, छोटा सा एक रेंट में थे हम लोग, वहाँ से वो करके फिर उसी टाइम हम लोग ने म्यूजिकल प्रोग्राम किया, लॉटरी किया, उसके बाद फिर ये लैंड लिया, उसके बाद धीरे धीरे करके ये बिल्डिंग बनाया, ताकि उन लड़कियों के लिए जो जीना चाहती हैं लेकिन जीने का राह नहीं मिल रही है, उन्हीं के लिए ये कुर्बान। कितने लोग अभी रहते हैं? अभी ये आते जाते रहते हैं, तो अभी हम लॉन्ग टर्म नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि फंडिंग इतना सफिशिएंट नहीं है, और दूसरी कारण ये है कि थोड़ा यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह थोड़ा अभी फंडिंग नहीं है, तो हम लोग गार्ड वगैरह नहीं रख पा रहे हैं। तो अभी जो है हम लोग खुद देख रहे हैं, तो इसी वजह से हम लोग रैंडमली नहीं रख रहे हैं। जो मैं खुद रेस्क्यू करके लेके आती हूँ, या तो कहीं से पुलिस रेस्क्यू करके लेके देते हैं, तो उनको शॉर्ट टर्म कोई 2 महीना 3 महीना ऐसे करके कोई 15 डेज उनका लोग आ जाते हैं, फिर लेके जाते हैं। तो अभी जो है वो आई थिंक उसका हम लोग ने घर में बहुत फ़ोन कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, लेकिन वो लोग मुझे लगता नहीं कि वो उसको लेके जाएगी।
तो आप सिर्फ दार्जिलिंग या मतलब सिलीगुड़ी के आसपास की लड़कियों को ही बचाते हैं, मतलब उनको रोकने का काम कर रहे हैं, या फिर जो क्रॉस बॉर्डर नेपाल या भूटान या बांग्लादेश इधर से भी आ नहीं, रहे हैं हम उनको लोग मैंने हम लोग की जगह ये है ना, सिलीगुड़ी दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट हुआ ना, लेकिन हम लोग काम ओवरऑल करते Overall हैं। जैसे करते हैं। नॉर्थ ईस्ट से केस आते हैं, नेपाल से केस आते हैं, है ना। कहीं से भी केस आना हो या कहीं से रेस्क्यू करना है, हमें कोई ऐसा वो नहीं है कि एरिया चूज करके रखा है, ये डिस्ट्रिक्ट में करेंगे, ये डिस्ट्रिक्ट में नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग ओवरऑल करते हैं। तो बहुत शुक्रिया रंगू जी, आपके पास बहुत व्यस्तता रहती है और आपने इसके बाद भी हमें समय दिया और एक महत्वपूर्ण विषय पे बात की। रंगू जी को बहुत सारे नेशनल पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है और एक जाना पहचाना नाम है, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे काम कर रही है। जैसा आपने बताया कि अब तक 8,000 बच्चियों को ट्रैफिकिंग से बचा चुकी हैं और इनका ये पश्चिम बंगाल में जिस जगह पे हम खड़े हैं सिलीगुड़ी में, ये इनका पहला होम है जहाँ पे बच्चियों को रहने का एक ठिकाना है जो बच के आ रही हैं। तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, उम्मीद करते हैं अगर आप के कोई भी जानने वाले साथी हैं जो सपोर्ट करना चाहते हैं, चाहे वो पैसा देना चाहते हैं या फिर सामान से सपोर्ट करना चाहते हैं, तो जो आपको एड्रेस बताया है आप उस एड्रेस पे ज़रूर कांटेक्ट करें। हम आपको इस वीडियो के लास्ट में भी डिटेल बताएंगे कि आप कैसे रंगू जी से संपर्क कर सकते हैं, सीधे इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एक सही सोशल कॉज के लिए इस काम को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। शुक्रिया। थैंक यू।